हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 8 की विज्ञान का एक पेपर आपके सामने है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके 2024-25 के अर्धवार्षिक हाफ ईयरली पेपर के लिए अपन देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। राजस्थान के सभी जिलों में जो पेपर्स अलग अलग होते हैं, तो मैं आपके यहाँ पे सभी जिलों के पेपर अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर की पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। साथ ही अगर आप NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर NMMS परीक्षा की तैयारी करवाने वाला हूँ। क्या होती है NMMS परीक्षा की परीक्षा? तो ये 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती हैं, और अगर जो इसमें पास हो जाता है तो उसको 48,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। अगर आपके भी सपना है कि आपको 48,000 का जो स्कॉलरशिप है वो मिले, छात्रवृत्ति मिले, तो आज ही जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको पूरी यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा। और कई सारे बच्चों का यहाँ से जो सिलेक्शन भी हुआ है, आपने यहाँ पे कमेंट्स में, वीडियोज़ में देखा होगा। तो आइए अपन इसमें साइंस का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। ये हाफ ईयरली का पेपर आपके सामने है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 50 नंबर का आपके पेपर होता है। तो पहला पेपर विज्ञान का कक्षा 8 का आपके सामने है। पहला प्रश्न है, कल्टीवेटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो कल्टीवेटर आप सभी को पता है, ये खेत की जुताई के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जुताई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे? जुताई करेंगे। जबकि इसमें आपकी जो बुवाई है उसमें सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। सीड ड्रिल जो होता है, सीड ड्रिल, इसमें आपका जो बीज बोने का एक मशीन होती है उसको सीड ड्रिल कहा जाता है। जबकि जो सिंचाई है, फसल को नियत समय बाद जो पानी देना सिंचाई कहलाता है कृत्रिम रूप से। तो सिंचाई में आपकी जो 2 प्रकार के साधन है, एक तो परंपरागत साधन, एक आधुनिक साधन, जो कि जल संरक्षण की विधियों में आते हैं। तो परंपरागत में कौन कौन से आएंगे? चड़स हैं, आपके ढेकुली हैं, मोट हैं, ये बावड़ी हैं, ये सभी आपके जो परंपरागत में आते हैं। जबकि आधुनिक में कैसे आएंगे? आधुनिक में आप में विद्युत पंप हैं, इसके अलावा मोटर पंप हैं, इसके अलावा आपके इसमें जल संरक्षण की विधियों में आप जो फव्वारा पद्धति और बूंद पद्धति के रूप में इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि खरीफ की फसल कौन सी? इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल क्या होती है? जो बारिश की ऋतु में फसल बोई जाती है उसको अपन खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे बारिश की ऋतु में कौन कौन सी फसलें होती हैं? बारिश की ऋतु में होती है मक्का। अब मक्का के साथ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? मक्का के साथ में बोई जाती है मूँगफली। तो मक्का है, मूँगफली है, सोयाबीन है, सोयाबीन, इसके अलावा कपास, सोयाबीन, कपास और सोयाबीन, कपास, इसके अलावा चावल, ये सभी आपके जो खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर जो आपके हो जाएगा इसमें सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन आपके खरीफ की फसल का उदाहरण है। जबकि जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, जो शीत ऋतु में यानी कि सर्दी के टाइम में बोया जाता है, वो आपकी रबी की फसल है। जिसमें आपकी गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ के साथ में अलसी है, मटर है, सरसों है, चना है, वो आपके रबी की फसलों के नाम हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल, यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी एंटीबायोटिक्स पूछा है तो उसमें क्या करेंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन करेंगे। आप कमेंट करके बताना कि प्रथम प्रतिजैविक कौन था, यानी कि कौन सा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है और उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रथम एंटीबायोटिक्स किसने खोजा था और वो प्रतिजैविक कहाँ से मिला था, या आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, किण्वन की खोज किसके द्वारा की गई थी? किण्वन की खोज किसके द्वारा की गई? फ्लेमिंग, हुक, पास्चर और जेनर। तो आप सभी को पता होगा कि जो पहला टीका जो खोजा गया था, जिसको हम चेचक का टीका कहते हैं, वो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। और रॉबर्ट हुक जो है, इनके द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी। अपने पूछा गया कि किण्वन की खोज किसने की थी? तो ये किण्वन की जो खोज है वो लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, और ये 1857 में की थी। ये खोज कब हुई थी? 1857 में हुई थी। और ये फिर आपके फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने जो सबसे पहले जो प्रथम जो प्रतिजैविक हैं उनके द्वारा ये खोजी गई थी। ठीक है, इन्होंने जो कवक से जो फफूंद जो थी उससे पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है वो सबसे पहले इन्होंने ही बनाई थी। नेक्स्ट फिर आपके क्वेश्चन नंबर 5।
अगला प्रश्न आपके है कि नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं। नेप्थलीन की गोलियां किससे बनती हैं। कोक से मिलती हैं, कोयले से मिलती हैं, कोयलर गैस से मिलती हैं, फिर कोल तार से मिलती हैं। तो आपको जो नेप्थलीन की जो गोलियां बहुत ही खतरनाक जो होते हैं और गंध वाला होता है ये, और ये जो नेप्थलीन की गोलियां हैं वो नेप्थलीन की गोलियां ये कोल तार से ही प्राप्त की जाती हैं। कोल तार ये एक अप्रिय काला गाढ़ा द्रव होता है जो कि जिसमें लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है। और पहले इसका जो उपयोग है वो रोड बनाने में, पक्की जो रोड बनती है, सड़क बनती है, पक्का रोड बनाने में इसका किया जाता था डामर के रूप में। इसको कोल तार को डामर कहा जाता है। लेकिन आजकल जो इस कोल तार के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, कोल तार के स्थान पर ये पेट्रोलियम उत्पाद होता है बिटुमेन। तो बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। ये आप ध्यान रखें, रोड बनाने में आजकल जो बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। जबकि मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेप्थलीन की जो गोलियां है वो किससे प्राप्त होती हैं, वो कोल तार से ही प्राप्त होती हैं। कोक क्या है, तो कोक जो होता है वो एक कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो कोक होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप पूछे तो वो कोक होता है, और ये आपका कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। और कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके आता है, घरों और ईंधनों उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, एलपीजी होती है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। जबकि वाहनों में ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सीएनजी होता है। सीएनजी ये एक प्राकृतिक गैस है। इसको उच्च दाब पर जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। तो ये याद रखें, ये वाहनों में एक कम प्रदूषणकारी होता है और ये स्वच्छ ईंधन के रूप में गिना जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के रूप में किया जाता है, और ये वाहनों में, परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वो क्या होता है, सीएनजी होता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसमें ये पेट्रोल है, तो पेट्रोल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पेट्रोल का जो उपयोग है वो मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलाई के रूप में किया जाता है। जबकि जो डीजल जो है वो डीजल भारी जो मोटर वाहन होते हैं और विद्युत के जो जनरेटर होते हैं उनमें ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। ये जो बिटुमेन है वो पेंट्स और सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 7वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एलपीजी गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है। तो आपको पहले ऊष्मीय मान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऊष्मीय मान क्या होता है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जो होती है उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और ऊष्मीय मान का जो मात्रक है, ईंधन का जो ऊष्मीय मान है उसका मात्रक क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। याद रखिए, किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा ऊष्मीय मान को दर्शाया जाता है। तो सबसे जो अधिक ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है और उसका होता है लगभग 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका हाइड्रोजन का होता है। फिर उसके बाद में जो आता है वो अपना एलपीजी गैस का ही आता है। तो हाइड्रोजन गैस के बाद में जो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है वो एलपीजी गैस का होता है, जो कि कितना होता है वो 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो ये हो जाएगा आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो एलपीजी गैस का जो ऊष्मीय मान है वो कितना होता है, 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। जैसे अपन मान लो वजन को मापते हैं तो किलोग्राम में मापते, वैसे ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। तो फिर ये 50,000 किसका है, तो 50,000 जो है वो याद रखें, 50,000 जो है वो एक तो सीएनजी गैस जो होती है उसका भी 50,000 ही होता है। सीएनजी गैस का ऊष्मीय मान 50,000 होता है। इसके अलावा एक और गैस होती है मेथेन। मेथेन जिसको अपन CH4 से लिखते हैं, मेथेन गैस का भी ऊष्मीय मान 50,000 ही होता है। तो CNG और CH4 इन दोनों का जो ऊष्मीय मान है वो 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो फिर ये जो 50,000 है वो तो हो गया आपका CNG और मेथेन गैस का। तो ये 45,000 किसका होता है, तो 45,000 जो होता है वो 3 ईंधनों का होता है। 45,000 एक तो आपको याद रखना है, एक तो आपके पेट्रोल का होता है, एक तो 45,000 पेट्रोल का होता है, पेट्रोल के साथ में डीजल का होता है, पेट्रोल डीजल, और एक लिखेंगे इसमें केरोसिन या मिट्टी का तेल। पेट्रोल डीजल और मिट्टी का तेल। तो पेट्रोल डीजल और मिट्टी का तेल
ये तीनों ही आपके ईंधन का जो उसमें मान है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इनका जो 45,000 होता है। तो लगभग ये आपको इसे को अच्छे से याद रखना है। 40,000 जो है ये 40,000 होता है, लगभग 35,000 से 40,000 ये बायोगैस का होता है। जैव गैस का जो 40,000 इसमें मान होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो याद रखना हाइड्रोजन का जो उसमें मान है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो 1,50,000 के बराबर होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। और सबसे कम जो होता है, सबसे कम उसमें मान होता है वो गोबर के उपले का होता है। गोबर के उपले का जो उसमें मान होता है वो सबसे कम होता है। गोबर के उपले का उसमें मान कितना होता है, 6,000 से 8,000 ये किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, तो याद रखें गोबर के उपले का 6,000 से 8,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, जबकि लकड़ी का ये 17,000 से 22,000 होता है, कोयले का 25,000 से 33,000 होता है। तो ये इनका उसमें मान आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपका 8वां है। 8वां प्रश्न ये है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितने दिन का समय लगता है। तो आप सभी को ये अच्छे प्रकार से ध्यान होना चाहिए। ये आपके जंतुओं में जनन वाला जो पार्ट है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो जंतुओं में जनन वाला पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग ये जो 3 सप्ताह का समय लगता है। कितने सप्ताह का समय लगता है, 3 सप्ताह का समय लगता है। और आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दिन इसका उत्तर होगा। 21 दिन आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो मानव जनन हार्मोन है उनके नाम आप कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा आप एक अंडपरजक और एक जरायुज का नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, दोनों के उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। फिर अपन अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पौधों को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। देखो, आपका पहला पार्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। और पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। ठीक है, अगर बीजों को अपन उचित दूरी पर बोएंगे तो उनको अपन अत्यधिक घने होने से रोक सकते हैं। तो ये आपके पहले पार्ट से प्रश्न पूछा गया है। पहले पार्ट से आपका प्रश्न आया है कि आपको इसमें उर्वरक और खाद में एक अंतर बताना है। तो देखो, उर्वरक और खाद में आपको एक अंतर बताना है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि उर्वरक जो है वो आपके फैक्ट्रियों में उर्वरक का जो उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन खेतों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा उर्वरक जो है वो एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद जो होता है वो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक जो है उसमें मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में जो पादप पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि खाद में पादप पोषक तत्व जो तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। तो ये आप इसमें मुख्य रूप से लिख सकते हैं। कोई एक अंतर ही लिखा है तो आप एक अंतर लिख सकते हैं। अच्छा, जो सिंचाई के लिए जो जल संरक्षण की जो विधियाँ हैं, उनके नाम आप कमेंट करके लिखें। नेक्स्ट है कृषि औजार कुदाली का नामांकित चित्र आपको बनाना है। कृषि का जो औजार है कुदाली, इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपके जो पेज नंबर 4 पे ऊपर मिल जाएगी। पेज नंबर 4 पर ऊपर आपका जो कुदाली का चित्र दे रखा है, इसमें आपको पकड़ है, हैंडल है, जोत है, छड़ है, मूड़ी प्लेट है, जो 1.1 बी चित्र है वो आपको यहाँ पे बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों के जो मुख्य वर्ग हैं उनको अपन 4 भागों में बांटते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग अपन लिखेंगे इसमें जीवाणु। पहला क्या होता है, जीवाणु होता है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें होता है कवक होता है, कवक। और तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे इसमें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो हैं वो भी आपके सूक्ष्म जीव का ही मुख्य वर्ग हैं। इसके अलावा चौथा जो लिखेंगे वो शैवाल लिखेंगे। इन 4 के अलावा जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, ये भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ये जो गुणन करते हैं, अर्थात ये जो जीवाणु पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो जीव वायरस इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक प्रश्न आप कमेंट करके बताना
कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम कमेंट करके बताएंगे आप कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है। 13वां प्रश्न आपके हैं कि प्रोटोजोआ से जो जनित 2 रोगों के नाम आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोटोजोआ से जनित रोग कौन कौन से हैं। तो प्रोटोजोआ जनित जो रोग है इसमें एक रोग का नाम तो आप लिखेंगे मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसके कारण ये फैलता है। और एक इसमें आप लिखेंगे पेचिस, 10 पेचिस जो होता है वो भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। टाइफाइड भी लिख सकते हैं इसमें, टाइफाइड। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है ये कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं, कार्बनीकरण किसे कहा जाता है। तो कार्बनीकरण की परिभाषा आपको लिखनी है। कार्बनीकरण की परिभाषा लिखेंगे आपकी मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। वापस समझे इसको, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को अपन कार्बनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है अक्षय प्राकृतिक संसाधन से क्या आशय है। अक्षय नाम से क्या पता चल रहा है इसमें, अक्षय, अक्षय का मतलब वे संसाधन प्रकृति में जो असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, यानी कि मानवीय क्रियाकलाप से ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ये मनुष्य के चाहे कितना भी उपयोग कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा वायु, वायु भी आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो सूर्य का प्रकाश और आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दोनों आपके जो कैसी है आपके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यानी सूर्य का प्रकाश और वायु दोनों ही अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। तो अगला प्रश्न आपका है 16वां, जैव विविधता का अर्थ लिखिए। जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जो सजीवों की विभिन्न किस्में हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। किसी क्षेत्र विभिन्न क्षेत्र में जो जीव जंतुओं की जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाने से क्या लाभ है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाने से क्या लाभ है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। और किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो वहाँ पे जो संरक्षण उनको मिलता है। इसके अलावा किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो ये आपका जैव आरक्षित क्षेत्र से संबंधित इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ कि जो आपके पौधे और जंतुओं का संरक्षण वाला पार्ट है इसमें आया है भारतीय विशाल गिलहरी। तो भारतीय विशाल गिलहरी का जो नाम है वो आप कमेंट करके बताएंगे। भारतीय विशाल जो गिलहरी है उसका नाम क्या है, कमेंट करके आप बताना। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। पहला नाम है आपके किशन, पहला नाम क्या है किशन। दूसरा नाम है आपका विशन, ठीक है, दूसरा नाम है विशन। तीसरा नाम है आपका बीशन, ठीक है, और चौथा नाम है आपका रिशन। ये चार नाम है आपके किशन, विशन, बिशन, रिशन। इनमें से कौन सा है जो भारतीय गिलहरी का जो नाम है, जो भारतीय विशाल गिलहरी है उसका ये नाम है। तो नाम आप कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताना कि आपने उड़न गिलहरी का नाम सुना होगा। उड़न गिलहरी, तो उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती हैं, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती हैं, कमेंट करके बताना कौन से अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां, आवर्तकाल और आवर्ती में क्या संबंध है। तो आवर्तकाल जो होता है वो आवर्ती के व्युत्क्रम में होता है, ठीक है। ये आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध होता है। आवर्तकाल बराबर 1 आवर्ती होता है, आवर्तकाल बराबर 1 आवर्ती होता है। तो अगला प्रश्न आपका, सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता की वृद्धि किस प्रकार में करते हैं, यानी कि किस प्रकार सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो मिट्टी की उर्वरता की वृद्धि में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो मिट्टी में कुछ जो जीवाणु और नीले हरित शैवाल और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजनी यौगिकों में इसको परिवर्तित कर देते हैं, जो कि विशेष जीवाणु होते हैं और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करके उसको जो उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। तो मिट्टी को ये
उर्वरक शक्ति जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो लेंग्यूम, जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो लेंग्यूम पौधों की जड़ों में और उनकी ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। ये क्या करते हैं कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम क्या है, इसके परिष्करण से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो एक प्राकृतिक ईंधन के रूप में इसको निकाल देता है। ये आपके जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति पेट्रो तथा ओलियम से हुई है। पेट्रो का मतलब चट्टान होता है और ओलियम का मतलब तेल होता है। क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है इसलिए इसको पेट्रोलियम कहा जाता है। अब इसके परिष्करण से जो कई प्रकार के जो पदार्थ है वो प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम गहरे रंग का जो तेली द्रव होता है इसकी गंध अप्रिय होती है और इसके विभिन्न संघटक होते हैं, यानी कि इससे कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे पेट्रोलियम गैस मिलती हैं। पेट्रोलियम गैस के अलावा पेट्रोल, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन, मोम आदि इसका मिश्रण ये होता है और इससे कई प्रकार के जो परिष्करण से कई प्रकार के संघटक पदार्थ जो प्राप्त होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, स्नैक गैस, बिटुमिन, पैराफिन, मोम, एलपीजी, ये सभी आपके पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपके ये है कि दाब किसे कहते हैं और दाब क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, समझाइए। तो दाब क्या होता है, किसी पृष्ठ के एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है इसको दाब कहते हैं। दाब का जो मात्रक है वो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। और दाब क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, तो देखो P इज इक्वल टू होता है F/A। ठीक है, ये जो किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है इसको अपन प्रेशर ये या फिर जो दाब इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है कि अगर एरिया बढ़ेगा, अगर नीचे जो ए है इसका मान बढ़ेगा एरिया, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ता है तो फिर दाब घटता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये दाब घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो फिर ये दाब बढ़ेगा। तो ध्यान रखें, ये क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है और क्षेत्रफल के घटने पर दाब बढ़ता है, याद रखें इसको। अच्छा, आपको ये बल का जो मात्रक है वो कमेंट करके बताना है कि बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक आप कमेंट करके बताना। देखें अगला प्रश्न आपका ये कि ध्वनि प्रदूषण से मानव को होने वाली 4 हानियाँ लिखिए। तो देखो ध्वनि प्रदूषण जो होता है इससे कई सारी हानियाँ होती हैं, क्योंकि परिवेश में अत्यधिक शोर होगा तो अनेक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसका कारण बन सकती हैं। जैसे अनिद्रा, पहला क्या लिखेंगे, अगर ज़्यादा शोर होगा तो नींद नहीं आएगी तो उसको अपन कहते हैं अनिद्रा। अनिद्रा लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे अपन अति तनाव, यानी कि BP हाई हो जाती है, तनाव हो जाता है, चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाता है। और भी कई जो लगातार अगर अपन जो प्रबल ध्वनि की जो ध्वनि है उसके प्रभाव में रहेंगे तो उसकी सुनने की जो क्षमता है वो स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो ये प्रमुख होने वाली इसमें बीमारियां हैं, वो आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और बतानी है कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है। कमेंट करके आप बताएंगे कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है। आवर्ती का मात्रक आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये कि एक मच्छर जो है, एक मच्छर वो अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल आपको बताना है। तो ये पूछ रहे हैं आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होता है, 1/, आवर्ती होती है। तो आवर्ती क्या है, ये प्रति सेकंड जो कंपनों की संख्या आवर्ती होती है। तो ये 500 कंपन है तो ये क्या हो जाएगा, 1/500 हो जाएगा। बस 1/500 इसका आंसर आपको लिख लेना है। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए और मैं देता हूँ कि मानव के जो कान हैं उनकी जो सुनने की जो श्रव्यता श्रव्यता जो प्रसार है वो कितना है। मानव के जो कान है वो कितनी परास तक जो सुन सकते हैं, कितने हर्ट्ज से लगाकर कितने हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बतानी है कि जो सामान्य अपन श्वास लेते हैं उसमें ध्वनि की कितनी प्रबलता होती है। ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक है वो डेसिबल होता है। याद रखिए, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट है संकटात्मक और विलुप्त स्पीसीज में आपको अंतर बताना। तो संकटात्मक जो है वो संकट उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि वो विलुप्त अभी वो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। विलुप्त स्पीसीज वो होती हैं जो कि यहाँ से धरती से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो चुका है। संकटात्मक उत्पत्ति में कई सारे जंतुओं के नाम है, जैसे कि
जो आपका गोडावण है, ठीक है, टाइगर हैं, ये सभी आपके संकटात्मक स्पीशीज के अंतर्गत आता है। संपर्क बल और असंपर्क बलों के आपके उल्लेख करना है तो इनका आपको परिभाषा लिख के और इनके उदाहरण सहित आपको इनको बता देना है। संपर्क बल में कौन कौन से आएंगे, पेशीय बल हैं आपके, संपर्क बल का आएगा, ठीक है, तो ये आप लिख लेना। असंपर्क बल में आपका जैसे घर्षण बल तो वो संपर्क बल में आएगा। असंपर्क बल में आपका चुंबकीय बल हो जाएगा, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, ये आपका असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाना है। इसके अलावा 27वां प्रश्न है, इसके अथवा में है 26वें के आदर्श ईंधन की 5 विशेषता लिखिए। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, मानव में मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अच्छा, अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है, अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है, कमेंट करके बताना। और नर जनन हार्मोन है, उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। नर जनन हार्मोन का नाम आप कमेंट करके बताना। स्त्री हार्मोन किसे कहते हैं, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, इसका आपको वर्णन करना है। लिंग हार्मोन क्या है, मनुष्य में जो शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि उसकी स्थिति का चित्र बनाकर ग्रंथियों को जो स्रावित हार्मोन है उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न में आपको सभी ग्रंथियों के नाम और उनकी स्थिति बताने की, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है और चित्र बनाकर उसको बताना है। तो आप कमेंट करके बताना कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसको प्रधान ग्रंथि भी कहते हैं, इसको प्रधान ग्रंथि भी कहा जाता है। वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। घर्षण क्या है, घर्षण कम करने के 4 उपाय आपको लिखने हैं। तो ये था आपके आज का जो पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस पेपर से। मैं आपके और भी पेपर्स लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो उसकी फ़ोटो खींच कर भेज देना। PDF इसकी आपको अपने ऐप पे मिल जाएगी। और आप NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो टेस्ट वगैरह है वो आप ऐप के ऊपर दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।